शादी की बात कहकर अपने गांव। मेरे लिए ये अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, क्योंकि जब आपने अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया था मूसलाधार बारिश थी। अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण जल जमाव की स्थिति को देख करके इस बात का अंदाजा लगाया कि 17-18 में यहाँ पर क्या स्थिति रही होगी। और सबके बावजूद, मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप डिगे नहीं, आप हटे नहीं, आप झुके नहीं और बढ़ते चले गए। और उसका परिणाम है कि आज सूर्यवंश की राजधानी में भगवान सूर्य भी आपके स्वागत के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, समाज में हर तबके का सम्मान हो, हर तबके को उसका अधिकार मिले, शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको प्राप्त हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है। हमारे लिए ओबीसी मोर्चा हो या एससी एसटी मोर्चा, महिला मोर्चा हो या युवा मोर्चा, ये समाज को बांटने के नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक करके, व्यवस्था के साथ जोड़ करके, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का माध्यम है। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास का। सबका साथ और सबके विकास का मंत्र यही है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सबको देंगे, भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन आजादी के बाद तुष्टीकरण की जो राजनीति देश के अंदर चल रही थी, तुष्टीकरण के बाद उस राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त भी करेंगे। और भाइयों बहनों, आज वह स्थिति देश के अंदर देखने को मिल भी रही है। जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों के साथ गुमराह करके, जातीय विद्वेष और विस्मरण करके आपसी खाई को गहरा करने का प्रयास करते थे, आज वे सब बेनकाब हुए हैं। क्योंकि उन्होंने योजनाओं का लाभ अति गरीबों को, अति पिछड़ों को, अति दलितों को, समाज में वंचितों को नहीं दिया, उनके हकों पर डकाती डालने का प्रयास किया। और उसका परिणाम क्या था? जब उनको सत्ता प्राप्त हुई, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए वे केवल कार्य करते रहे। उनका उद्देश्य समाज के लिए नहीं था, सर्वसमावेशी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, उनका उद्देश्य कभी नहीं था। और यही कारण है जनता का मोह भंग होता गया। आम जनमानस ने उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया, दरकिनार कर दिया गया। आज देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता गया। और आज भारतीय जनता पार्टी केवल देश की ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई। यह वो संकल्प है जिस संकल्प के साथ हम सबको जुड़ना होगा। हम अयोध्या की भूमि में हैं, हमें सोचना होगा। देखिए, किसी समाज को अगर पददलित करना हो तो उस समाज को विभाजित कर दो, उस समाज के महापुरुषों को जातीय खेमों में बांट डालो, उसको उसके गौरव और गरिमा से वंचित कर दो। और यही तो विदेशी आक्रांताओं ने किया था, यही तो कर रहे थे, यही तो हो रहा था। क्या महाराणा प्रताप अपने लिए लड़े थे? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज
अपने लिए लड़े थे? क्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, उदाबाई, दुर्गा, रानी दुर्गावती, क्या ये केवल अपने स्वयं की रक्षा के लिए लड़े थे? नहीं, उनकी लड़ाई देश और धर्म की लड़ाई थी, और देश और धर्म के लिए लड़े। पूरा समाज पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें स्मरण करता है। लेकिन निहित वामपंथी इतिहासकारों ने शरारतपूर्ण तरीके से इन महापुरुषों को भी जातीय खेमे में बांटने का प्रयास किया, और जातीय खेमों में बांट करके उनकी गरिमा और गौरव को सीमित करके समाज को उससे प्रेरणा प्राप्त हो, प्रकाश प्राप्त हो, इस प्रकार की स्थिति न पैदा हो, इसके लिए अनेक षड्यंत्र किए गए। महाराणा प्रताप की बजाय अकबर को महान बना दिया गया। उन विदेशी आक्रांताओं की के लिए इस प्रकार के शब्द जोड़े गए जिससे आम भारतीय भ्रमित हो जाए, हम उस पर गौरव की अनुभूति ही न कर पाए। और ये जो साजिश चल रही है ये बंद नहीं हुई, अभी भी हमें इसके प्रति जागरूक रहना होगा। याद करिए वे कौन लोग थे जिन लोगों ने 11वीं सदी के उस पराक्रमी महापुरुष को भुला दिया था, महाराज सुहेलदेव को। महाराज सुहेलदेव नहीं होते 10वीं 11वीं शताब्दी में जिस तरीके से विदेशी आक्रांता भारत में घुस करके भारत को, धर्मस्थलों को, भारत के मान बिंदुओं को रौंद रहे थे, तोड़ रहे थे, भारत की आपसी विभाजन की स्थिति जिस रूप में थी, क्या स्थिति होती? क्या हमारी बहन बेटियों की इज्जत बच पाती? क्या भारतीयता बची रह पाती? क्या हमारी धर्म, हमारी संस्कृति जीवित रह पाती? लेकिन महाराज सुहेलदेव ने उस समय यहां के सभी हिंदू राजाओं को एकजुट किया, पूज्य संतों के आशीर्वाद से उन्हें एकजुट किया, और उस लड़ाई को जिस मजबूती के साथ लड़ा। विदेशी आक्रांता 150 वर्षों तक भारत पर हमला करने का जरूरत नहीं कर पाए, इतना दुस्साहस नहीं हो पाया। अगर महाराज सुहेलदेव को समाज ने उस समय उसी रूप में स्मरणीय बनाकर के आदर्श के रूप में आगे रखा होता, आने वाले कालखंड में भी कोई विदेशी आक्रांता भारत में घुसने का दुस्साहस नहीं कर पाता। अयोध्या में राम मंदिर को क्षतिग्रस्त करने, राम मंदिर के नाम पर हिंदू समाज को अपमानित करने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाता। लेकिन हमारी आपसी गलतियां क्या थी? जातीय खेमों में बांट बांट करके हमने महापुरुषों के गौरव और गरिमा को भी कम किया, और यही नहीं, उसे आपस में विभाजित करके कहीं कुछ होता था तो मेरा तो क्या, ये कह करके हम पल्ला झाड़ लेते थे। जैसे कि इस देश पर होने वाला हमला या किसी महापुरुष के ऊपर अपमान की जाने वाली अपमानजनक टिप्पणी किसी जाति विशेष की हो, और उसके बाद जो चीज जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, एक एक करके, कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं और, कभी कहीं और इस सिलसिला जो चलता गया पूरे देश को गुलामी की चपेट में ला दिया। भाइयों बहनों, देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए भी आंदोलन चले, अभियान चले, बड़े बड़े संघर्ष हुए। और ओबीसी मोर्चा, मुझे लगता है अलग अलग जाति से जुड़े हुए लोग होंगे, याद करना, ये जातियां नहीं है, ये अग्रिम मोर्चे के लड़ाके हैं हिंदू समाज के, अग्रिम मोर्चे के। किसी कालखंड में इन्होंने संघर्ष का जो बीड़ा उठाया था, कौन विस्मृत कर सकता है निषाद राज को? श्रृंगवेरपुर में उनका भव्य स्मारक हमारी सरकार बना रही है। हजारों वर्षों की विरासत को क्यों भुला दिया था लोगों ने? क्यों विस्मृत कर दिया था निषाद राज को? अयोध्या तो कोई आना ही नहीं चाहता था। सरकारों के लिए से लगता था कि अयोध्या जाने का मतलब उनपे सांप्रदायिकता का लेपन लग जाएगा। मुझे याद है 2017 में जब सरकार आई थी, हमारे अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा साहब दीपावली के अवसर पर हम आपको
बधाई और शुभकामना देने के लिए आना चाहते हैं। मैंने कहा दीपावली तो 15 दिन के बाद है। तो उन्होंने कहा आपका कार्यक्रम क्या होगा? मैंने कहा देखो, मेरा कार्यक्रम दीपावली के अवसर पर वनवासी छात्रों के बीच में होता है, तो मैं वहीं रहूंगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे वनवासी समाज के बीच में अपने कार्यक्रम में तो जाना है, लेकिन एक बात और मुझे देखना होगा, अयोध्या में दीपावली कैसे होती है, ये भी मुझे देखना चाहिए। मैंने एक टीम भेजी। भाइयों बहनों, अयोध्या जब आई, वेद प्रकाश जी हैं, यहाँ के पूज्य संतों से जब उन्होंने भेंट की तो पता लगा यहाँ सामान्य दीपावली थी, कोई भव्यता नहीं थी। मैंने कहा क्या अयोध्या की दीपावली, भगवान राम के 14 वर्ष के बाद अयोध्यागमन की स्मृति में दीपावली का आयोजन होता है, क्या अयोध्या की दीपावली को हम एक यूनिक इवेंट के रूप में स्थापित कर सकते हैं, दुनिया के एक महोत्सव के रूप में स्थापित कर सकते हैं? यहाँ के पूज्य संतों की सहमति लेकर के, जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके मैंने कहा भाई एक काम करो, 51,000 दीपक जलाने की व्यवस्था करो। भगवान राम को फिर से हम पुष्पक विमान से वहां पर लेकर के आएंगे और वही भव्यता, वही दिव्यता होनी चाहिए। देश और दुनिया की जहां जहां रामलीलाएं होती है उनको आमंत्रित करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। और आपने देखा होगा दीपोत्सव आज अयोध्या का एक पर्व बन गया है। दुनिया के सामने दीपोत्सव ने अयोध्या की एक नई पहचान बना दी है। दीपोत्सव के उत्सव में अब लाखों लोग जुड़ते हैं और दीपक भी तो लाखों जलने लग गए हैं। पहले वर्ष 51,000 दीपक के लिए, भाइयों बहनों, हमें पूरे प्रदेश से ये दीपक इकट्ठे करने पड़े थे। अगले वर्ष हम लोगों ने माटी कला बोर्ड का गठन किया। प्रजापति समाज के लोगों से कहा कि अप्रैल से जून तक आपको गांव के तालाब की मिट्टी फ्री, आपको मैनुअल चाक के बदले इलेक्ट्रिक चाक और सोलर चाक देंगे। बर्तन और जितना भी आप आइटम मिट्टी के बना सकते हैं बनाइए। और आज देख रहे होंगे, आज आप देख रहे होंगे 7.5 लाख दीपक इस बार जलेंगे दीपोत्सव के कार्यक्रम में और सभी अयोध्या में बन रहे हैं। दीपावली में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा के लिए हमें चीन पे निर्भर रहना पड़ता था। चीन जैसा नास्तिक देश हमारे लिए लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा बना के भेजता था। उन प्रतिमाओं में न शकल होती थी, न सूरत होती थी, लेकिन मजबूरी होती थी। हर व्यक्ति जाता था मार्केट से वही खरीद के लेके आता था। कोरोना कालखंड में हम लोगों ने कहा चीन की मूर्तियां नहीं आएंगी, माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए हमारा कुमार भाई बर्तन बनाएगा, मूर्ति बनाएगा। और आज आप देख रहे होंगे चीन से सस्ती लेकिन चीन से अच्छी मूर्ति हमारा कुमार भाई, प्रजापति समाज का भाई ही आज अपने अपने गांव में बना करके मार्केट में देता है। सस्ते में सब कुछ मिल जाता है। यहाँ रोजगार का भी सृजन हो रहा है और हमारा पर्व और त्योहार भी आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार भी कर रहा है। यानी एक साथ कैसे हम व्यापक परिवर्तन का आधार बना सकते हैं, उस दृष्टि से उस नई सोच को हमारे पर्व और त्योहारों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन सोचिए ना, आखिर श्रृंगेरपुर में आयोजन पहले भी हो सकते थे। श्रृंगेरपुर में निषाद राज का भव्य स्मारक पहले भी बन सकता था, नहीं बनाया गया, नहीं किया गया। जो लोग पिछड़ों के नाम पर राजनीति करके सत्ता हासिल किए थे, मैं थोड़ा उनका एक नजारा आपको प्रस्तुत करता हूं। आप आश्चर्य उनके कारनामों को भी एक बार आप देखेंगे तो आपका आश्चर्य होगा। 2015-16 भाइयों बहनों, पूर्व दशम छात्रवृत्ति प्रदेश के अंदर, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कुल 57,678 बच्चों को यह छात्रवृत्ति मिली थी। और उसके बाद जब हमारी सरकार आई, हम लोगों ने उसे 10 गुना बढ़ाया। अगर आप देखेंगे 17-18 में 7,58,520 छात्रों को छात्रवृत्ति हम लोगों ने दी है।
विगत वर्ष कोरोना कालखंड में भी 7 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई और इस वर्ष अभी 175 करोड़ रुपए इसके लिए अभी से तैयार कर दिए गए हैं और मैंने कहा 2 अक्टूबर को सभी छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करके पूर्व 10वीं छात्रवृत्ति उन छात्रों के खाते में पहुंचने की तैयारी कराओ। 10वीं छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की स्थिति आपको मैं आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 2016-17 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2015-16 में भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कुल 10,44,000 छात्रों को यह स्कॉलरशिप गई थी और भाइयों बहनों अब 19-20 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20,22,800 छात्रों को यही स्कॉलरशिप जा रही है। इस वर्ष 1200 करोड़ रुपए पहले से तैयार है। हमने कहा 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को उन छात्रों के खाते में पैसा पहुंचना चाहिए, तैयारी कर लो अभी से। यह स्थिति प्रदेश की बदली हुई स्थितियां हैं जिनमें प्रदेश के अंदर दी जाने वाली योजनाओं को शादी अनुदान पिछड़े वर्ग के बच्चों को 14-15 में कोई अनुदान नहीं दिया गया, 16-17 में कोई अनुदान नहीं दिया गया, 15-16 में कोई अनुदान नहीं दिया गया और भाइयों बहनों जब हम लोग आए थे 2017 में तो 17-18 में 154 करोड़ रुपए 76,110 परिवारों को उपलब्ध कराए गए और 19-20 में 1 लाख परिवारों को शादी अनुदान उपलब्ध करवाया गया। ओबीसी के छात्रों के लिए ओ लेवल और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो 15-16 में 7,394, 16-17 में 7,392 इन लोगों को प्रशिक्षण करवाया गया जिसमें 3 करोड़ रुपए और 11 करोड़ रुपए यानी इन दोनों वर्षों में आप देखेंगे कुल 14 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए। और अगर आपको मैं केवल कोरोना कालखंड के अंदर ही मैं बता दूं तो अकेले हमारे यहां हर वर्ष आप 17-18 से लेकर के और इस वर्ष का भी आप देखेंगे हर वर्ष 14 से 15 करोड़ रुपए हम लोग जितना वो एक पूरा 5 साल में खर्च करते थे हम एक वर्ष में उतना पैसा इस प्रशिक्षण में खर्च कर रहे हैं। इस वर्ष भी 15 करोड़ प्रशिक्षण के लिए हम लोगों ने तैयार करके रखा हुआ है, प्रशिक्षण प्रारंभ भी किया जा चुका है। ये कार्रवाई प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा इससे पहले कोई भी योजना आती थी उस योजना को चाहे वह इस समय आपने देखा होगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना या बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कन्या सुमंगला योजना, प्रदेश के अंदर 10 लाख बालिकाओं को इस योजना से बच्चियां जन्म लेगी, बेटी जन्म लेगी, जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की शिक्षा के लिए 15,000 रुपए का पैकेज सरकार उस परिवार को उपलब्ध कराती है, उस बेटी के नाम से उपलब्ध कराती है और शादी के लिए 51,000 रुपए अतिरिक्त उस परिवार को उपलब्ध कराया जाता है। कोई भी बेटी इससे वंचित न रहे, इस सुविधा का लाभ उसको प्राप्त होना ही चाहिए। यह होना ही चाहिए। बेटी बेटी में कैसे भेद? वह समाज की विरासत है, वह लक्ष्मी है, उसको सम्मान मिलना ही चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी ही चाहिए और उस दृष्टि से सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ वहां पर कार्य कर रही है, हर एक स्तर पर कार्य कर रही है। सरकार की प्रतिबद्धता उस दिशा में आगे बढ़ने की है। ये प्रदेश का नौजवान पहले नौकरी निकलती थी, क्या होता था भाइयों बहनों? नौकरी निकलती थी, एक खानदान निकल पड़ता था वसूली में, प्रदेश का नौजवान वंचित होता था। प्रदेश के अंदर किसी भी नौजवान को उसका हक ईमानदारी से नहीं मिल पाता था। आज सरकारी नौकरी निकलती है, 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी गई, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं। आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए समाज के प्रत्येक तबके को
उसका उचित प्रतिनिधित्व देते हुए आगे बढ़ाने का कार्य, शासन में, प्रशासन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का कार्य जिस रूप में आगे बढ़ा, आज आप सबके सामने है। हर एक स्तर पर मैं गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं देख के ताजुब था। मैं बागपत में गया था। बागपत में एक गांव में 27 जाट नौजवान भर्ती हुए थे पुलिस की भर्ती में। जब मैं गया वहां पर गांव स्वागत के लिए उतारा हुआ था। मैंने कहा क्यों? कहा साहब हमारे नौजवान भटक रहा था, पिछली सरकारों में भर्ती होती थी, सब कुछ फिजिकली हमारा नौजवान सही, मेडिकली फिट, टेस्ट में पास, लेकिन जब रिजल्ट निकलता था तो पता लगता विफल हो गया, उसको फेल कर दिया जाता था। आज भर्ती हुआ है, एक साथ एक गांव के 27 नौजवान भर्ती हो जाए। ये आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के कारण संभव हो पा रहा है। और भाइयों बहनों, यही तो मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं। ओबीसी कमीशन नहीं बन पाया था। हम धन्यवाद आभार व्यक्त करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का कि ओबीसी आयोग को उन्होंने संवैधानिक मान्यता दी। संवैधानिक मान्यता का मतलब, अगर ओबीसी आयोग कोई निर्देश जारी करेगा वो बाध्यकारी होगा, और उस बाध्यकारी आदेश के कारण कोई ओबीसी के हकों पर डकैती डालने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अधिकार दिया। ये अधिकार पहले भी दिया जा सकता था, पिछली सरकारें भी दे सकती थी, लेकिन उनके पास इस दिशा में सोचने की फुर्सत नहीं थी, उनको बांटने की फुर्सत नहीं थी। वे केवल विभाजन में विश्वास करते थे, ताकत को कमजोर करने में विश्वास करते थे। और यही कारण था कि प्रदेश के अंदर जो अराजकता थी, ये वही प्रदेश है जहां हर तीसरे दिन चौथे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 2017 के बीच में आपने दंगों का सिलसिला देखा होगा, किस प्रकार से दंगे होते थे। कोसी कला से जो प्रारंभ हुआ, और अयोध्या भी नहीं वंचित रहा, अयोध्या में भी दंगे हुए थे, इस अयोध्या में भी दंगे हो गए थे। दुर्गा पूजा के जुलूस को अयोध्या में भी नहीं निकलने दिया गया था। क्या आज कोई दुस्साहस कर पाएगा दुर्गा पूजा का जुलूस निकले? और क्या कोई जुलूस को रोकने का प्रयास करेगा? कभी दुस्साहस नहीं कर सकता, क्योंकि आदि शक्ति मां दुर्गा स्वयं खड़ग लेकर के पहुंच जाएगी। आज कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन पहले होता था, हम पर्व त्योहार नहीं मना पाते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते थे, सावन का महीना, कावड़ यात्रा निकालने की बात आती थी, पुलिस रोक देती थी, कावड़ यात्रा नहीं निकलेगी। जब 2017 में मैं आया, मैंने कहा क्या हुआ? कहा साहब नहीं निकलेगी। मैंने कहा क्यों? कहा साहब कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा अपने घरों में बैठे ना, जिसको यात्रा में भाग लेना है वो भाग ले, जिसको परेशानी अपने घरों में बैठे। ये कौन सी बात हो गई? उन्होंने कहा नहीं, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होगी। मैंने कहा फिर पुलिस किस बात के लिए, प्रशासन किस बात के लिए? और व्यवस्था उसी धमक और हनक से चलेगी। याद करना, कावड़ यात्रा निकलेगी, पूरी स्वतंत्रता होगी, कावड़ यात्रियों को संघ घड़ियाल बजाने की, डीजे बजाने की हम परमिशन भी देंगे, और साथ साथ निगरानी के साथ साथ उन सभी शिव भक्तों पर हम पुष्प वर्षा भी करेंगे। और जाओ, मेरा आदेश है, इसका पालन करो। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा ये यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ लोग उसमें सहभागी बने, हर वर्ष बन रहे थे। इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हमें स्थगित करनी पड़ी। कोरोना जितने भी कावड़ संघ थे उनके माध्यम से इसको स्थगित करवाना पड़ा। लेकिन आपने देखा होगा 4 वर्षों तक लगातार यात्रा चली, 4 करोड़ से अधिक लोग भागीदार बनते थे। कोई तिनका नहीं हिलता था, शांतिपूर्ण तरीके से, कैसे सौहार्द दिखता था वहां पे। शिव भक्त मग्न होकर के, भगवान शिव के उसमें मग्न होकर के निकलते थे। अयोध्या से बस्ती के बीच में लाखों लोग इसमें शामिल भागीदार बनते थे। प्रयागराज से काशी के बीच में ये यात्रा उसी उत्साह के साथ निकलती हुई दिखाई देती थी। यह है भारत।
आप आस्था को कैसे रोक सकते हैं? आस्था के साथ कोई खिलवाड़ कैसे कर सकता है? हमारी आस्था पर कोई व्यवस्था कैसे बाधक बन सकती है? नहीं, लेकिन पिछली सरकारें करती थी, वो रोकती थी, नहीं होने देती थी। पर्व और त्योहारों में होली आता था और पहले से उनके फतवे जारी होते थे कि नहीं 12 बजे का तो होली नहीं मनाएंगे। अरे होली नहीं मनाएंगे क्या करेंगे? रंग नहीं डालेंगे क्या करेंगे? दीपावली में 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने आपकी आस्था का भी सम्मान किया है, लोक कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रोजगार के सृजन की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, और कानून व्यवस्था तो ऐसे कि प्रदेश के अंदर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कभी प्रदेश के अंदर एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसी भी राम भक्त को अयोध्या में नहीं घुसने देंगे। राम भक्तों ने कहा आएंगे, उन्होंने कहा परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन लाखों राम भक्त अयोध्या में पहुंच गए थे। ये वही लोग हैं पहले हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और जब राम भक्त ने अंगड़ाई ली तो अब कहते हैं हम भी राम के हैं, हम भी राम का दर्शन करना। इन चेहरों को पहचानने की आवश्यकता है। इन चेहरों को, मुझे लगता है कि जिस तेजी के साथ बयान बदलते हैं देश के अंदर, कुछ राजनीतिक दलों के गिरगिट भी उनके सामने शर्मा जाएगा। रंग बदलने में एकदम माहिर है। पहले कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, आज कहते हैं राम और कृष्ण तो सबके हैं। चेंज है, यही तो बदलाव है। और भाइयों बहनों, ये हमारी वैचारिक विजय यही है। इस वैचारिक विजय के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। याद रखना, इस बृहद समाज के साथ जुड़ करके हम सब एकजुट होकर के ही न केवल अपनी रक्षा बल्कि इस राष्ट्र की अखंडता की रक्षा भी कर पाएंगे, और जिससे हम सबको एकजुट होकर के कार्य करना होगा। एक ही संकल्प होना होगा। याद करिए, कोरोना कालखंड में योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से पहुंचाने का कार्य या तो सरकार कर रही थी या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा था, बाकी विपक्ष गायब था। ये केवल ट्विटर पे खेल रहा था, ट्विटर। तो चुनाव में भी उसको ट्विटर खेलने के लिए छोड़ देने का, क्योंकि उसके अलावा उनका एजेंडा ही नहीं था। गुमराह करना, झूठ बोलना। मैं देख रहा था, लखनऊ में एक परिवार है, वह कोरोना कालखंड में कहीं नहीं निकला जनता के लिए। जनता परेशान थी, कहीं उनके लिए नहीं निकला, किसी की सहायता के लिए नहीं। लेकिन जब सीएए में आगजनी करने के लिए उपद्रवी सड़कों पर आ रहे थे, उनके समर्थन में उनका पूरा खानदान निकल पड़ा था। यानी हर समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को प्रश्रय दे देना, उसको संरक्षण देना। जिन लोगों का एजेंडा बन चुका हो, उस एजेंडे को खारिज करवाने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, यही मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं। हम सबका संकल्प होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हर एक भारतीय को प्राण प्रण से जुटना होगा। आज देश के अंदर एक नया उत्साह है, एक नया उमंग है। हर व्यक्ति इस उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करना है। भारत दुनिया की एक ताकत बनेगा जब भारत बोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में 135 करोड़ लोगों की आवाज वैश्विक मंच पर पहुंचेगी, और वैश्विक मंच पर अपनी इस आवाज को पहुंचाने के लिए आज आवश्यकता है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तेजी के साथ दुनिया की एक ताकत बनने को अग्रसर हुआ है, हर भारतीय का दायित्व है हम जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को जहां साकार करें, वहीं देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों को देश के हृदय स्थल से वही संदेश देना है जो 2017 के बाद से एक एक करके एक एक समस्या का समाधान कर करते हुए सरकार आज उस स्थिति में पहुंची है।
जहां पर अब प्रदेश प्रश्न प्रदेश नहीं रहा। आज सचमुच उत्तर प्रदेश बन चुका, हर प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में आ चुका है। आज तो उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की इकोनॉमी हो चुका है। पहले उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था हो चुकी है। पहले उत्तर प्रदेश में व्यवसाय की सुगमता, जिसको आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, ये 14वें नंबर पर था। 2016 में 14वें नंबर पर था, आज नंबर 2 पर हम आ गए हैं। यानी दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति निवेश करने के लिए भारत को देखना चाहता है तो पहले 2 नंबर की प्राथमिकता उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आएगा। निवेश का मतलब विकास, निवेश का मतलब व्यवसाय, यहां पर पूंजी निवेश का मतलब यहां के नौजवानों के लिए रोजगार, यहां के नौजवानों के लिए नौकरी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुलभ हो पा रहा है, इसलिए क्योंकि सुरक्षा और सुशासन के लक्ष्य को सरकार ने प्राप्त किया, और सुरक्षा और सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिना भेदभाव के सरकार ने योजनाओं तक, हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए कार्य किया। और आज मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, फिर से चेष्टाएं होंगी, तमाम लोग तमाम षड्यंत्र करेंगे। कोरोना में जब हम प्रवासी मजदूरों को बचा रहे थे, उनके घरों तक पहुंचा रहे थे, एक पार्टी बस के झूठे आंकड़े हमें उपलब्ध कराकर कह रही थी कि हम भी बस भेजना चाहते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार नजरअंदाज करने के बाद जब वो बार-बार कहने लगे, मीडिया के माध्यम से कहने लगे हम तो बस देना चाहते हैं, सरकार नहीं लेना चाहती, तो मैंने कहा कि सूची मुझे दे दीजिए। और सूची जब मांगी 1000 बस की, तो भाइयों बहनों उसमें से आधे तो स्कूटर के नंबर थे, और बाकी जो बचे थे वे कंडम ट्रक के नंबर थे, यानी जो कबाड़ खाने में जा चुके हैं। और तब मैंने कहा ये तो हमारे नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ था। तब मैंने उस पर FIR